नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम बाई भावना में आपका स्वागत है। अब हम तालु की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। चौथा, तालु की स्थिति के आधार पर प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर प्रकार 4 होते हैं। इनके जो नाम होते हैं वह याद नहीं रहते। 4 नाम याद रह जाएं तो प्रकार बांटना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको नाम से भी समझा पाऊंगी, बिल्कुल, और कारण भी बताऊंगी। तालु की स्थिति के आधार पर प्रकार होते हैं 4। तालु की स्थिति दोस्तों 4 प्रकार की होती है, इसलिए हमने 4 प्रकार लिख दिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 4 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। समझाइए दोस्तों, देखना है यहाँ और समझना है। जहाँ ऊपर और नीचे दोस्तों, ऊपर और नीचे ये जो है यहाँ दांत है दोस्तों, और ये जो भाग है हमारा यहाँ मसूड़ा है। क्या है? मसूड़ा। इसको मुर्दा भी बोला जाता है दोस्तों। जहाँ ऊपर और नीचे के दांत हैं, जिस चीज़ के लगे होते हैं उस भाग को दोस्तों कहा जाएगा मसूड़ा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मसूड़ा। और मुर्दा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? मुर्दा। और मसूड़ा भी कहा जाता है। दांत के ऊपर वाले भाग को मुर्दा कहा जाता है। ये जो गए दांत हो गए हमारे दोस्तों, मसूड़ा कहा जाता है। दोस्तों एक एक बात को सुनिए दोस्तों। ऊपरी भाग को मसूड़ा पता नहीं चलता कब तक ख़त्म हो जाए, फिर तालु शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ से जो है हमारा ये तालु, क्या बोलते हैं इसको? तालु। क्या हो जाता है शुरू? मसूड़े से जो है हमारा तालु शुरू हो जाता है। जहाँ जिसे गागल सी लटकी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? काकल। क्या कहते हैं इसको? काकल सी लटकी हुई है। सुनिए, केवल सुनिए ध्यान से, केवल तुक्का मार रहे हो, बिल्कुल धैर्य से सुने, आप सही आंसर समझ जाओगे। दांतों के ऊपरी भाग को मसूड़ा कहा गया। मसूड़ों के ठीक बाद तालु क्या आता है दोस्तों? मसूड़ों के ठीक बाद तालु आता है। इसको काकल कहा जाता है दोस्तों। अब भी जीव की स्थिति है वह क्या है? इन दांतों के बाद और जीव तालु के नीचे भाग होती है। जीव होती है, क्या होती है दोस्तों? यहाँ जो होती है हमारी जीव जो है, कहाँ होती है? यहाँ आती है जीव दोस्तों। गले में जा रही है, गले में जा रही है जीव। बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। अब यहाँ से तालु की स्थितियाँ होती है। अब क्या यह जो जीव है ये तालु की स्थिति है, इस भाग मसूड़े से और दांत से और काकल से कोई मतलब नहीं है, केवल तालु से है। किससे है? तालु से। मसूड़ों के बाद में नासिक छिद्र का भाग बिल्कुल जीभ के ऊपर वाले भाग को तालु कहा गया। इस तालु की स्थितियाँ होती हैं 4 प्रकार की। कितनी होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। वो चारों स्थितियाँ कौन कौन सी है, उन चारों स्थितियों को समझना है आराम से। पहली स्थिति बता रही हूँ दोस्तों। ए जो है क्या है? तालु है। और ये जीव है, ये जो है जीव है, यह कहाँ जा रही है? गले
गले में जा रही है दोस्तों। गले से रटने के लिए, समझने के लिए पढ़ना है। रट तो हर कोई लेगा। यदि मैं कहूँ कि जीव का आगे वाला भाग तालु को अग्रभाग को स्पर्श कर ले, तालु के अग्रभाग को स्पर्श स्पर्श कर ले, जीव का आगे वाला भाग स्पर्श कर लेता है। दोस्तों आप बताइए कि मुंह बंद की स्थिति होगी, होगी ना मुंह बंद की स्थिति कि नहीं होगी। मुझे जीव का तालु के साथ टच कर लेता है, मुंह जो है जीव जो है तालु के साथ जो है टच कर देता है, आगे वाला भाग जो है बंद हो गया। अब इसको क्या कहा जाता है? बंद की स्थिति। पहली स्थिति आई हमारे पास बंद की स्थिति। कौन सी आई पहली स्थिति? पहली स्थिति आई हमारे पास बंद की स्थिति आई। दोस्तों अब आपको नाम बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एक ही स्थिति थी, वह तालु है। तालु के ठीक नीचे दोस्तों जीव होती है। दूसरी स्थिति आ गई हमारे पास दोस्तों, यहाँ तालु है और तालु के ठीक नीचे क्या है दोस्तों? जीव है। क्या है? जीव है ठीक तालु के नीचे। दोस्तों ये जीव अपने स्थान से पीछे का भाग तालु से स्पर्श कर देती है। वापिस से सुनिए कि जो तालु है, इस तालु के ठीक नीचे जो जीव है वह तालु को स्पर्श कर देता है। आप यह क्या देख रहे हैं? मुंह आगे से तो खुला है, खुला है ना मुंह आगे से, पीछे से रास्ता बंद है। कई बार छोटा बच्चा होता है, मुंह को दूध से भर तो लेता है, निकलता नहीं है। हम भी कई बार क्या करते हैं, मुंह में पानी रोकते हैं तो ढक्कन कहाँ लगाना पड़ता है? जीभ के पश्च भाग में। किसके? जीभ के पश्च भाग में तालु से स्पर्श करता है दोस्तों, ताकि वह मुंह में कोई चीज़ है तो गले में ना जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, रास्ता तो बंद है, रास्ता तो बंद है, मुंह क्या है? मुंह आगे से खुला है। अर्थात स्थिति कौन सी? दूसरी स्थिति होती है बंद का विलोम हो जाएगा खुला। बंद का नाम हो गया, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दूसरी स्थिति आ गई हमारे पास खुला। दूसरी स्थिति खुली आ गई, स्थिति आ गई हमारे पास खुली। और इसको जो है दोस्तों नाम दिया विवृत स्वर, और इसको नाम दिया संवृत स्वर। दोस्तों संवृत का विलोम शब्द क्या? विवृत आ जाता है दोनों। दोस्तों पेपर में ये जो है नहीं पूछा जाता कि संवृत क्या होता है। पेपर में ये नहीं पूछा कि विवृत क्या होता है। पेपर में यह पूछा संवृत और विवृत, विपरीत विवृत होता है। हम कुछ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? कहीं भी आ जा सकता है। एक हम पढ़ेंगे द्विगु समास, एक पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो एक द्वंद्व का उदाहरण आता है, एक शब्द आता है 31। क्या आता है? 31। द्वंद्व में बहुत से फेमस उदाहरण हैं। कौन सा है दोस्तों? 31। 31 अंकों में लिख दिया और पूछ लिया जाए कि शब्दों में कैसे लिखा जो जाएगा। दोस्तों हम गिनती को लिख कर तो नहीं देते, लेकिन समास को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो ये जो है प्रश्न गलत नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि मैं विलोम शब्द पढ़ा रही हूँ कि विलोम शब्द पूछे। कहीं भी पढ़ी हुई बात समझ में आ जाएगी।
सभी व्याकरणिक बिंदुओं में अंतर समझ पाया जाता है दोस्तों। जब हम बड़े टॉपिकों पर चलेंगे आगे जो है आ जाएगी टॉपिक पे आ जाएगी टॉपिक पे क्या आ जाएगी दोस्तों टॉपिक पे तालु का अग्र भाग जीव के अग्र भाग से स्पर्श हो रहा है। तालु के अग्रभाग जीव के अग्रभाग से स्पर्श हो रहा है। ये जो है हमारे पास तालु है और हमारे पास जीव है, अग्रभाग में स्पर्श हो रहा है। दोस्तों तब ये स्थिति जो बंध की स्थिति है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समृद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समृद्ध कहा जाता है। और जीव का स्पर्श भाग तालु को स्पर्श कर देता है, अर्थात वो आगे से खुला है। जीव का आगे वाला भाग जो है खुला, तालु का अग्र भाग स्पर्श नहीं हो रहा है, मुंह खुला है, इसे कहा जाएगा विवृत स्वर। यहाँ जो है बंद की स्थिति है तो समृद्ध, और दूसरी जो है खुली स्थिति है, पीछे से बंद है, तो इसको जो है विवृत स्वर कहा जाएगा। अब दोस्तों मैंने बताया आपको तीसरी व चौथी स्थिति जो है इन दोनों को मैं यहीं से बताने वाली हूँ। तीसरी व चौथी स्थिति एक साथ सुनना तालु है। जीव का भाग तालु के मध्य भाग से स्पर्श कर रहा है। सुनना बहुत आराम से, बहुत हमारा तालु, हमारे इस तालु के जीव के मध्य क्या हो रहा है दोस्तों? स्पर्श कर रहा है। तो दोस्तों आगे वाला भाग स्पर्श करता है तो उसे कहा जाता है बंद। तो उसे क्या कहा जाता है? आगे वाला भाग जो होता है बंद। अगर पीछे स्पर्श हो जाए तो आगे वाला भाग खुला हो जाता है, उसे नाम दिया जाता है विवृत। क्या दिया जाता है? विवृत। यह स्थिति जो है इसके मध्य की हो गई, अर्थात इसे कहा जाता है यह जो आगे वाला भाग है आधा खुला या अर्ध खुला, और इसके बाद जो है स्थिति क्या है, वह क्या है? बंद की स्थिति। इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा आगे वाला आधा बंद। वापिस से सुनना, क्या तालु का मध्य भाग जीव के मध्य भाग से दूसरे इसे जो है स्पर्श हो रहा है कि मैं कहूँ जीव का मध्य भाग, मध्य तालु के जो है स्पर्श कर रहा है, तो मुंह आगे से आधा खुला हुआ है। और जब आगे से खुला हुआ है तो इसने बिल्कुल नाम क्या दिया है? आधा खुला। और जो है क्या नाम दे रहे हैं? आधा खुला और आधा अर्ध विवृत। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? अर्ध विवृत, आधा खुला। और दोस्तों आधा बंद, अर्ध समृद्ध नाम दिया गया है। दोस्तों अर्ध समृद्ध और बंद का समृद्ध तो हमारे पास 4 नाम आ गए हैं। क्या क्या नाम आ गए हैं? सुनना, सबसे पहली स्थिति जो आई है वह आई है हमारे पास समृद्ध की, दूसरी विवृत की, तीसरी अर्ध विवृत और चौथी आ गई हमारे पास अर्ध समृद्ध। अब नाम आपके समझ में आ चुका होगा समृद्ध क्या है चीज़ है, विवृत क्या चीज़ है, अर्ध विवृत क्या चीज़ है, अर्ध समृद्ध क्या चीज़ है। दोस्तों इसका जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो हमें पता चल चुका है समृद्ध का नाम जो है कैसे बना, अर्ध समृद्ध का नाम कैसे बना, विवृत का नाम कैसे बना। अब हमें इन चारों नामों का पता चल चुका है। अब बात करते हैं चारों नामों में कौन सा स्वर किस में गिना जाएगा। दोस्तों सबसे पहला नाम हमारे पास नाम क्या आया? समृद्ध स्वर। दूसरा नाम आया अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा विवृत स्वर। समृद्ध का मतलब हो गया बंद स्वर, विवृत
खुला स्वर। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ संवृत स्वर, इसका जो है बंद बंद स्वर बोलते हैं इसको। और दोस्तों दूसरा आ गया हमारे पास अर्ध संवृत स्वर। तीसरा आ गया हमारे पास विवृत स्वर। दोस्तों खुला स्वर बोलते हैं विवृत स्वर को। चौथा आ गया हमारे पास अर्ध विवृत स्वर। क्या आ गया? अर्ध विवृत स्वर। सवाल ये उठता है कि मैम नाम तो पता चल चुके हैं, अब हम कौन से स्वर को किस में लिखेंगे? बहुत आराम से समझिए। इसको 4 नाम हमारे पास जो है आ चुके हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में होता है। पहला समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। अब बात आती है कौन सा स्वर किस में लिखा जाएगा। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमें केवल एक स्वर को याद रखना था, अ को याद रखना था। किसको रखना था? अ को याद रखना था। दोस्तों किसी प्रकार जो है यहाँ भी एक स्वर याद रखना है। सुनिए केवल नाम की बात आ रही है। क्या स्वागत है आप सबका हिंदी मीडियम बाई भावना की क्लास में। लगातार जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते रहें। दोस्तों ध्यान देना, हमारे इस नाम पर आ चुके हैं। तालु की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होंगे? 4। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। जब तालु व हजीवा का मुंह बंद हो जाता है तब समृत स्वर कहेंगे। जब मुंह पूरा खुला होगा तो विवृत होगा। जब आधा बंद रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? अर्धसमृत। और जब आधा खुला रहेगा तो उसे अर्धविवृत। अब आएंगे बाद कौन सा स्वर किस में लिखा जाएगा। अब मैं पूछूं ऐसा कौन सा स्वर है जिसे बोलते समय मुंह पूरा खुलता है। मैं आपके जो है परीक्षा कर रही हूँ, वापिस से सुनना। मेरा प्रश्न है वह कौन सा स्वर है जिसे बोलते समय मुंह पूरा खुलता है? कृपया जवाब दें। कौन सा उच्चारण होगा उसमें जिसमें मुंह पूरा खुलता है? ध्यान देना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आ स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है दोस्तों? आ स्वर, जिसमें जो है पूरा मुंह खुला होता है। जिनको याद थी उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें याद नहीं है उनके लिए तरीका देती हूँ जो वो जो सुन लें। कैसे? उदाहरण से, छोटा बच्चा होता है, बीमार हो गया, चिकित्सक के पास लेके जाते हैं। बिल्कुल सुनिए अब बात को। हाँ, आपका जवाब मैंने पढ़ लिया, आप एक बार सुनने पर ध्यान दें। दोस्तों सुनिए, आपका उद्देश्य लिखना ही नहीं होना चाहिए। बच्चा डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसे मुंह खोलने को बोलता है। वह शिशु होता है, उसे पता नहीं चलता कि मुंह कैसे खोला जाए। बेटा आ करें, जैसे ही बेटे को आ करने को कहा जाता है दोस्तों जैसे ही वो आ का उच्चारण करता है मुंह पूरा खुलता है। दूसरा तरीका, आपके अंग्रेजी में कविता चलती है। कौन सी कविता चलती है अंग्रेजी में? जॉनी जॉनी यस पापा वाली, जिसमें वह चीनी खा जाता है, जिससे उसे पता कि मुंह खोलने पर मेरा जो है आ स्वर का उच्चारण होगा, मुंह में रखी चीनी दिख जाएगी। दोस्तों याद रखना, एक मात्र स्वर ऐसा जो है जिसको बोलते समय मुंह पूरा खुलता है। कौन सा है? आ। अब ध्यान हो आगे वाले स्वरों में कैसे ध्यान लगाओगे, कौन सा किस में लिखा जाएगा। काम की बात बता रही हूँ, बहुत काम की हमें पता है दोस्तों। हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि में आ बराबर होता है अ प्लस अ। मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि के 3 स्वर होते हैं दोस्तों। अ का आधा जोड़ के जो है पूरा बन गया। मैं बता रही हूँ, जोड़ के जो है पूरा बन गया आ। क्या बन गया? जोड़ के पूरा बन गया आ। मुंह पूरा खुलेगा कि नहीं, आधा खुलेगा। जो स्वर होता है अर्ध विवृत होता है।
ए ओ औ को अंतिम जो है वाले को थोड़ी देर छोड़ना है। ए ओ औ जो है अंतिम बार जो है छोड़ना है, और अंतिम सारे और आ का स्थान हमें पता चल चुका है। और अंतिम में 4 की बात नहीं कर रही हूँ बचे हुए सभी, आप किस में लिख देंगे दोस्तों? समृद्ध में लिख देंगे। समृद्ध में जो है ई ई उ उ रे जो है 4 आगे समृद्ध में। कितने आगे? सॉरी, 1 2 3 4 5 5 है। कितने हैं? 5 है। अब आती हैं इन चारों की बात। ए ए ओ औ, ये चारों जो है अ के योग से बनते हैं। अ प्लस ई जोड़ा जाएगा तो दोस्तों ए बन जाएगा। अ प्लस ई जोड़ा जाएगा तो ए बन जाएगा। अ प्लस ई जाएगा, ए बन जाएगा दोस्तों। ओ बनता है। अ प्लस ऊ जो है ओ बनता है। अ प्लस ओ बनता है। तो कौन सा स्वर बनता है? अर्धविपरीत स्वर। किसकी भूमिका होती है दोस्तों? दोस्तों दोनों नाराज ना हो दोनों के लिए देंगे एक ऊपर एक नीचे। दोस्तों आप मनोयोग से सुनेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ समझ पाओगे। इस पूरे बिंदु पर बारीकी से बात करने वाले हैं। ध्यान रखना, आपको आराम आराम से इसे सुनना है, बिल्कुल आराम से सुनना है। आपको क्या पता लगा? समृद्ध स्वरों की संख्या 5 है दोस्तों। यह तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैंने क्या बताया आपको? एक ऊपर और एक नीचे। अर्ध समृद्ध में एक ऊपर ए दोस्तों, ए ओ दोस्तों, ओ एक कह रहा हमारे पास आ, इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप जो है इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है अनुनासिकता। क्या आता है आगे? अनुनासिकता। अनुनासिकता आता है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछी जाती है। हम उस कॉन्सेप्ट को जो है पूरा करेंगे। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाएं तो 2 ये बिंदु मैं बोलकर बता दूंगी, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएंगे। अनुनासिकता होती है दोस्तों आ के ऊपर चंद्र बिंदु। क्या? चंद्र बिंदु। अनुनासिकता कहलाता है। कैसे? अयोगवाद ध्वनियों में कहा जाता है कि अनुस्वर ध्वनियाँ में कहा जाता है, अनुनासिक ध्वनियों में कहा जाता है। स्वर विसर्ग है, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाद ध्वनियाँ। इसके ऊपर जो शिरोरेखा के जो बिंदु लगा रहता है अ, इसे कहा जाता है अनुस्वर दोस्तों। इसके ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है तो होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वर। अनुस्वर क्या कहा जाता है? अनुस्वर। यह अनुस्वर है तत्सम रूप। ध्यान से सुनेंगे तो इनमें जो है मज़ा आने वाला है दोस्तों। यहाँ आपके सामने रखा है, यह अनुस्वर होता है तत्सम रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुस्वर जो होता है तत्सम रूप होता है। तत्सम का अनुस्वर की जो है बात करूँ तो तद्भव रूप है। अनुस्वर की बात करूँ तो तद्भव रूप है। अनुनासिक होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप तत्सम तद्भव पढ़ोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पहचानना है सुनिए। अनुस्वर कौन सा रूप है? तत्सम।
अनुस्वार कौन सा रूप है? तत्सम है। तद्भव अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तद्भव। क्या कहा जाएगा इसको? तद्भव। तद्भव शब्द कहा जाएगा दोस्तों। इसी अनुनासिकता का सर्वनाम अच्छे से परिचित होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। एक बार जरा ध्यान से समझना, हमारे जो स्वर होते हैं ध्यान से समझना। अ आ इ ई उ ऊ अन्य। 11 में कोई भी हो बिना किसी इस प्रकार का चिन्ह लगा कर लिख दें तो इसे कहा जाता है निरुनासिक। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? निरुनासिक। क्या कहा जाता है? निरुनासिक। ध्यान से सुनना दोस्तों, नाम लिख रही हूँ। निरुनासिक। इसका संधि विच्छेद होता है निर प्लस अनुनासिक। चंद्र बिंदु से जो आप एक बिंदी का प्रयोग करेंगे, अ के ऊपर बिंदी, आ के ऊपर भी चंद्र बिंदु, ई के ऊपर भी बिंदी दोस्तों, ऊ के ऊपर भी चंद्र बिंदु, के ऊपर भी चंद्र बिंदु। अनुनासिक। यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो उसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। क्या कहला रहा है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर। क्या कहा जा रहा है? अनुनासिक स्वर। और जिस पर चंद्र बिंदु ना आए उसे कहा जाता है निरुनासिक स्वर कहा जाता है। अब जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर। एक तो स्वर होता है निरुनासिक स्वर। दूसरा जो प्रकार आता है कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर। जब अनुनासिक और निरुनासिक में स्वर का पता चल चुका है, यदि किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, साथ में अनुनासिक चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाएगा। यदि चंद्र बिंदु नहीं हो तो उसे निरुनासिक स्वर कहा जाएगा। बहुत सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आपने पीछे ली है। अब बढ़ते हैं आगे। ये थे क्या? 11 स्वरों के प्रकार, और उनके आधार पर सबसे पहले हम एक तो क्या आता है? सजातीय स्वर। क्या आता है? सजातीय स्वर आता है दोस्तों। एक आता है हमारे पास विजातीय स्वर। क्या आता है? विजातीय स्वर। और अब हम इनमें कुछ नहीं है बिल्कुल, हमारे जैसे तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उन्होंने क्या कर लिया, अपने तरीके से आधार बना लिया। जो जैसे पसंद आया उन्होंने नाम दे दिया, आधार बना दिया। क्या बना दिया? आधार बना दिया। और सजातीय स्वर का जो है नाम दिया जाए, उसका हेडिंग दे सकते हैं जाति के आधार पर स्वरों का। क्या नाम दे सकते हैं? जाति के आधार पर स्वरों का। जाति के आधार पर स्वरों का समान जाति का स्वर को क्या कहा जाता है? सजातीय। वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अन्य। दोस्तों अन्य हो, जो एक शब्द बोलती हूँ जो दूसरे देश का है उसे विदेशी कहते हैं। वी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अन्य। ठीक उसी प्रकार से वी का मतलब अन्य असमान जाति के स्वर को क्या कहलाता है? विजातीय। अब सजातीय कौन से होते हैं, विजातीय कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। समान जाति का स्वर, समान जाति का स्वर, असमान जाति का स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई,
उ ओ। दोस्तों आ का जोड़ा बनता है, ई का जोड़ा बनता है, ऊ का भी एक जोड़ा बनता है। दोस्तों ये दीर्घ संधि के सजातीय स्वर हैं। दोस्तों मैं संधि में पढ़ने वाली थी, स्वर जाति के आधार पर बताएं स्वर कौन कौन से होंगे। मैंने बिल्कुल हल्का सा प्रकाश डाला था, इनमें हल्का सा प्रकाश डाला है। दीर्घ संधि पढ़ाऊंगी मैं, जिन इनमें बहुत बड़ी चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों मैं आपको केवल एक हिंट दे रही हूँ, जाति के आधार पर स्वरों के कुछ दो प्रकार होते तो हैं। एक नाम आता है सजातीय और एक नाम आता है विजातीय। अर्थात जब समान जाति का जोड़ा साथ लिख दिया जाए, इसका प्रश्न ऐसे आता है, अ के साथ आ, अ के साथ ए लिख दिया जाए। दोस्तों अ के साथ आ, अ के साथ ए, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ जो है लिख दिया जाए। दोस्तों ई लिख दिया जाए, ऊ लिख दिया जाए, तो प्रश्न है आपके पास विजातीय। क्या है? विजातीय। स्वर का समूह का चयन कीजिए। विजातीय का मतलब होता है गुण वृद्धि अयादि संधि में। ये कैसे पता चलेगा कि जब तक इन जो है संधियों के बारे में नहीं जानेंगे, उन चीज़ों को नहीं पहचानोगे, जब तक यह याद रख दो थोड़ा समान लिखा ना हो, वो होता है विजातीय। क्या होता है? विजातीय। इन तीनों में जोड़ा समान है, वे क्या है? सजातीय। अ को ए के साथ जोड़ रहा है, यह कौन सी संधि बना रहा है? वृद्धि संधि। ए वृद्धि संधि के उदाहरण है। क्या है दोस्तों? ए जो है वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि के क्या है? उदाहरण है। दोस्तों मनोयोग से सुने और ध्यान से समझें। ध्यान देना। विजातीय का मतलब होगा असमान स्वर आए। जो दीर्घ संधि स्वर संधि के प्रकार बढ़ते हैं, उस दीर्घ संधि में तीन स्वर समूह अ, आ का ई का ऊ का। दोस्तों इन जोड़ों के अलावा चौथा कोई यदि आप युग्म बनाओ तो कोई भी समूह है तथा आप बना सकते हो, तो सजातीय ही होगा, विजातीय ही होगा। मैं कहूँ दीर्घ संधि के अलावा वृद्धि संधि के जो संधि में बना है, चाहे जो है क्या है इद्धि संधि का समूह बना हो, चाहे यण संधि का समूह बना हो, अयादि संधि का समूह बना हो, सारे समूह जो है क्या बन जाएंगे? विजातीय में गिने जाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी विजातीय में कैसे गिने जाएंगे। तो सभी हमने जो है संधि पर चर्चा नहीं की है। संधि पर चर्चा इसलिए ना करें जो कि संधि वर्णों का योग है। पहले वर्ण पढ़ेंगे, फिर जाके संधि का चर्चा करेंगे। ठीक वर्णों के बाद में ठीक अगला बिंदु जो है संधि शुरू करूँगी। लेकिन अभी मैंने स्वर के मतलब को समझाना है। किसके बारे में जाना है दोस्तों? स्वर के बारे में जाना है। अभी मैंने बोला व्यंजन क्या होता है। अब पढ़ते हैं आगे। अब तक जो हम पढ़ रहे थे आगे, स्वर किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या होता है। अब मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों बहुत सी गजबदार बिंदु है, जिसका मैं नाम लूँ व्यंजन। इसका क्या नाम है दोस्तों? व्यंजन। मैं कहूँ व्यंजन का दूसरा प्रकार, वर्णों का दूसरा प्रकार जो है ले रही हूँ। व्यंजन एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है वो? स्वर। वर्ण के जो है दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। एक को हम पढ़ चुके हैं और दूसरे को हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों वर्ण के भेद होते हैं, अर्थात मैं कहूँ हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसकी परिभाषा पर चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल स्वर किसे कहा जाता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। क्या? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और जो है किसी अन्य वर्ण की क्या नहीं कर की जाती है? सहायता जो है नहीं ली जाती, उन्हें कहा जाता है स्वर। कहा जाता है अब हमारे पास वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, ये जो है स्वतंत्र
नहीं होते और इनमें जो है सहायता ली जाती है। क्या ली जाती है? सहायता जो है ली जाती है, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। अब आप इसे पूरी परिभाषा सुन लेना ध्यान से। किसी व्यंजन को व्यंजन किसे कहा जाएगा? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात वर्ण व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ तक की बात आ गई। अब बात आती है महत्वपूर्ण बिंदु की, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? विद्वान सभी बिल्कुल संख्या जो होती है हमारी 12 होती है। व्यंजनों की संख्या जो है 12 नहीं 33 होती है। बात यह नहीं मात्रा पढ़ाने वाली हूँ आगे बिल्कुल। अभी इन 33 में कौन कौन से व्यंजन आते हैं उनकी बात करने वाली हूँ, लेकिन उनमें पहले जब में एक सवाल आने वाला है दोस्तों। मैंने छोटी कक्षा में पढ़ा था 36, कितना पढ़ा था दोस्तों? 36 पढ़ा था। छोटी कक्षा में 13, अंतिम में 2 दोस्तों, 13, 11 और 2। हमने नाम दिया था अयोगवाह। क्या नाम दिया था? अयोगवाह। 2 को अंग अह। क्या नाम दिया था? अंग और अह। हमारा बिंदु जो स्नान आएगा। अब छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज कर लेते हैं तो बड़ी गलतियां करने में सहारा मिलता है। किसी गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों, ताकि हमने कोई बड़ी भूल हो जाए तो नहीं। छोटी भी शुरू बड़ी भूल का नाम लेती है, जिसका बहुत बड़ी बात भुगतनी पड़ती है। छोटी कक्षा में स्वर 13 पढ़ रहे थे, अंतिम 2 अंग अह पढ़ रहे थे। ये 2 वर्ण जो है हटा दिए जाएं तो स्वर कितने बचते हैं? 11। कितने बचते हैं? 11 बचते हैं स्वर जो है। ठीक उसी प्रकार छोटी कक्षा में व्यंजनों को पढ़ते आ रहे थे 36। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि व्यंजनों की संख्या 33 है। सवाल यह उठ रहा है 3 वर्ण कौन से कम हो रहे हैं दोस्तों? अंतिम वाले 3 वर्ण कौन कौन से हैं? स, त्र, क्या कौन से हैं? इन तीनों वर्णों को व्यंजन नहीं कहा जाएगा। इन तीनों व्यंजनों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? क्या कहा जाएगा? संयुक्त स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर जो है अक्सर छोटी कक्षा में पढ़ते जा रहे हैं। हिंदी में कुल संयुक्त अक्षरों की बात की जाए तो वर्णों के रूप में संयुक्त ध्वनियाँ चुनी जाती है दोस्तों। 4 री को संयुक्त अक्षरों में गिना जाएगा दोस्तों। री को भी 4 हो गए दोस्तों। 36 संख्या थी, 36 में 4 लेस कर दिए जाए तो 33 हो गए हमारे पास व्यंजन दोस्तों। 33 व्यंजनों में प्रश्न ऐसा होगा जो आप पहली बार सुनोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यही विराम देती हूँ। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम, जय सिया राम।